शुभ संध्या। सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर निशान टाक इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 653 डे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी अवगत होंगे कि IAPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी की विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आइए आज के इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आज के इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर मुकेश हेमरथ परिवार सर का हार्दिक स्वागत करता हूँ। डॉक्टर मुकेश हेमरथ परिवार सर, जो हमारा आज का जो टॉपिक है, स्किन मिरर ऑफ माइंड क्योर बाय होम्योपैथी। मैं मुख्य अतिथि से आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। Thank you, sir. Am I audible? यस सर, यस सर, ऑडियो। Thank you. स्क्रीन तो दिख रही है ना, लेकिन सर स्क्रीन तो दिख रही है थोड़ा। स्लाइड दिख रहे हैं ना, स्लाइड? जी जी, दिख रही है। हाँ। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगा MK सहानी सर का, और जिन्होंने मुझे आज इंट्रोड्यूस किया उन टाक सर का। सर आप एडमिट करवा रहे हो क्या? एंट्रीज जो हो जी रहे हैं आप एडमिट। वो कर रहे हैं ना? जी जी, हाँ। एडमिट हो रहे हैं। यस। ओके। ठीक है। तो आज का हमारा सेशन हम शुरू करते हैं। बहुत जरूरी ये होता है कि जो भी हम ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में पढ़ते हैं, उस ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन, ये जो अपनी बुक है, ये एक होली बुक है, अपनी एक रिलीजियस बुक है। उस रिलीजियस बुक को अगर हम सही ढंग से फॉलो करते हैं, और जो भी डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने हमको मार्ग बताया है, जो पाथ बताया है, उस पाथ से अगर हम चलते हैं, उस मार्ग पे अगर हम चलते हैं, तो हमारे सक्सेस के लिए स्काई इज द लिमिट होता है। ताकि कोई भी केस रहने दो, वो हर कोई केस हम अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। स्लाइड मेरी आगे नहीं हो रही है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैं फिर से थोड़ा स्लाइड शेयर कर देता हूँ, कुछ तो डिफिकल्टी हो रही है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। क्लियर है सर अभी। ओके। ईशान सर, मुझे 2 मिनट दीजिए, थोड़ा PPT मेरे आगे नहीं जा रही है। जी जी जी। ओके। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि ऑर्गेनॉन का अगर पाथ हम लेकर चलते हैं, ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन जो हमारा होली बुक है, उस बुक को अगर हम समझते हैं अच्छी तरह से, तो मुझे लगता है कि कोई भी केस है, तो किसी भी प्रकार के केस रहने दो, हम बहुत आसानी से उस केस को निकाल सकते हैं।
जैसे कि हम लोग अफोरिज्म नंबर 204 और 205 पढ़ते हैं। मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है। ओके। आ रही है। जैसे कि हम एफोरिज्म नंबर 204 और 205 पढ़ते हैं, उस एफोरिज्म नंबर 204 और 205 में ऐसे कहा गया है कि कोई भी जो क्रोनिक डिसीज होता है या लंबी बीमारी होती है, काफी दिनों से जो लंबी बीमारी चलती है, उस लंबी बीमारी को अगर हमको ठीक करना है, तो वो लंबी बीमारी का कारण अंदरूनी कारण होता है। उस अंदरूनी कारण को अगर हमें निकालना है और बीमारी से निजात पाना है, बीमारी से हमें छुटकारा मिलाना है, तो हमें ठीक ढंग से होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। और जब हम ठीक ढंग से होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, तो जो भी उस बीमारी का अंडरलाइन रूट कॉज है, जो कारण है जिसको हम मायाजम बोलते हैं, उस मायाजम को हम ठीक तरीके से बाहर निकाल कर बीमारी से हम निजात पा सकते हैं, बीमारी को हम दूर कर सकते हैं। ये सारी बातें बहुत ही अच्छी तरह से अफोरिज्म नंबर 204 और 205 इनमें दी हुई है। और 204 और 205 में ये भी कहा गया है कि जो लंबी चलने वाली बीमारियां होती है, उस लंबी चलने वाली बीमारियों को, जैसे कि मैंने बताया कि अंदरूनी कारण होता है, उसको निकालने के लिए होम्योपैथिक दवाई देनी चाहिए, क्योंकि बीमारी के रूट में मायाजम होता है, उस मायाजम को निकालना चाहिए। तो वो सब करते समय सिर्फ हमने ऊपरी जो भी लक्षण होते हैं, उस ऊपरी लक्षण को निकाल दिया और बीमारी दूर हो गई, ऐसे नहीं होता है। ऊपरी लक्षण के साथ साथ अंदर से ठीक ढंग से अगर हम जो भी वाइटल फोर्स या जो भी हमारी शक्ति है अंदर से जो कम हो गई है, उस शक्ति को अगर हमने ठीक दवाइयों से ठीक किया, तो ही हमारी मेडिसिन सही है। और तभी हम ये बोलते हैं कि जो अफोरिज्म नंबर 12 में दिया हुआ है, अफोरिज्म नंबर 12 में कहा गया है कि तभी हम बोलेंगे कि पूरी पूरी तरह से वो इंसान अच्छा हो गया है, जब ना कि हम सिर्फ ऊपरी तौर पर बल्कि अंदर की तरफ से भी सारे जो कोई भी लक्षण होते हैं उनको जब हम ठीक करते हैं, तभी हम हमारी दवाई सही है, तभी हमारी होम्योपैथी सही है। यह अफोरिज्म नंबर 12 में कहा गया है। 204, 205 और 12, ये अफोरिज्म नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन अफोरिज्म में कहा गया है कि किस तरह से लंबी चलने वाली बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। अभी जो मैं आपको केस डिस्कशन करने वाला हूं, वो केस है, सबसे पहले दो केसेस मैं आपको बताने वाला है। उसकी पहली केस है टीनिया। टीनिया आपको ठीक तरह से पता है कि टीनिया जो होता है एक स्किन का डिसीज होता है, जो कि ट्राइकोफाइटन, जिसको हम ट्राइकोफाइटन भी बोलते हैं, या तो जिसको हम रिंग वर्म बोलते हैं, या तो बार्बर्स ईच बोलते हैं। तो बार्बर्स ईच, रिंग वर्म या टीनिया, इन इन नामों से ये बीमारी जानी जाती है, इन नामों से ये स्किन डिसीज को जाना जाता है। ये जो एक प्रकार का ये फंगस इन्फेक्शन होता है, और इसका कारण जो होता है वो होता है फंगस। ये फंगस जो होते हैं वो माइक्रोस्पोर होते हैं, ट्राइकोफाइटन होते हैं, जो कि ओरिजिनली सॉइल में या जमीन में होते हैं या एनिमल में पाए जाते हैं, और वो जमीन से और एनिमल से इंसान के स्किन में एंट्री करते हैं और स्किन को वो अफेक्ट करते हैं। जैसे कि आज का टॉपिक है कि हमारा स्किन जो है वो हमारे मन का आईना है। तो जो भी बीमारी होती है वो बीमारी सबसे पहले स्किन पर आती है, इसीलिए ऐसे कहा गया है कि हमारी स्किन जो है हमारे मन का आईना है, क्योंकि मन में जो भी उलट पुलट चल रही है, वो उस उलट पुलट की वजह से जो भी बंदा बीमार हो रहा है, जो भी इंसान बीमार हो रहा है, वो बीमारी का सबसे पहला असर जो होता है वो स्किन पे होता है, वो त्वचा पे होता है। इसीलिए जो ये फंगस की बीमारी की जो हम केस देखने वाले हैं, वो केस का भी या कोई भी फंगस केस में सबसे पहला असर जो होता है, या जो पहला असर जो दिखता है, वो स्किन पर दिखता है, स्किन पर दिखाई देता है। हालांकि ये जो भी फंगस इन्फेक्शन होता है या फंगस की वजह से जो स्किन का इश्यूज होता है या प्रॉब्लम होते हैं, वो लंबे समय तक चलने वाली बीमारी होती है। काफी दिनों तक एक बार फंगस इन्फेक्शन अगर हो जाता है, तो काफी दिनों तक वो फंगस का इन्फेक्शन चलते रहता है। आपने काफी पेशेंट्स में ये सब कुछ देखा होगा।
मॉडर्न मेडिसिन यूज करने के बाद में भी बहुत बार ये जो बीमारी होती है वो जड़ से निकलती नहीं है। जड़ से निकालने के लिए होम्योपैथिक बहुत जरूरी होती है। अब क्या होता है कि जब पेशेंट को फंगस इन्फेक्शन होता है तो सिर्फ जो स्किन अफेक्ट होती है या स्किन में जो दिक्कत होती है, सिर्फ वो दिक्कत नहीं होती है। बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट को या मरीज को बहुत सारी खुजली होती है। उस जगह पे जहां कहीं फंगस इन्फेक्शन होगा उन जगह पे बहुत सारी खुजली होती है। और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो भी स्किन अफेक्ट होती है या जो भी स्किन में इश्यूज होते हैं फंगस की वजह से, उसकी वजह से एक कॉस्मेटिक इश्यूज क्रिएट हो जाता है। जो भी पर्सन होता है उसको जहां कहीं वो होता है तो वो दिखने के लिए अच्छा नहीं लगता है। सबसे पहले तो पेशेंट अपने लिए दो बातों अपने पास जब आएगा तो दो बातों के लिए आएगा। एक तो वहाँ उस जगह पे खुजली रहेगी, या तो उसको जिस जगह पे वो फंगस इन्फेक्शन है वो जगह खराब हो जाएगी। इसीलिए उसको ऐसे लगा कि ये तो बहुत गंदा दिख रहा है, मैं कैसे इनको इसके साथ में मैं सोसाइटी में कैसे जाऊंगा। तो इन दो बातों के लिए ही पेशेंट हमारे पास नॉर्मली आते रहते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि जैसे कि हमने डिस्कशन किया अफोरिज्म नंबर 204, 205 और 12, होम्योपैथिक प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी लक्षण आते हैं वो लक्षण ऐसे बताते हैं कि कहीं ना कहीं इंटरनली कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कुछ तो बात हुई है जिसकी वजह से पर्सन जो है वो बीमार हुआ है। वो इन द फॉर्म ऑफ स्किन या कोई भी फॉर्म में वो बीमार हुआ है। तो ऐसी बीमारी को जब हमको दूर करना है तो हमको होम्योपैथी का होलिस्टिक अप्रोच लेना चाहिए। जब हम होम्योपैथी का होलिस्टिक अप्रोच मतलब फिजिकल, मेंटल एंड सारे सिम्टम्स को एक साथ लेकर पेशेंट को एज होल जब हम ट्रीट करते हैं तब हम सही ढंग से त्वचा की कोई भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जब तक हम होलिस्टिक अप्रोच नहीं लेते हैं तब तक हम त्वचा की या कोई भी प्रकार की बीमारी को ठीक से अच्छा नहीं कर सकते। ठीक से अगर हमको अच्छा करना है तो हमको होलिस्टिक अप्रोच लेना पड़ता है और तभी हम ठीक से अच्छा कर सकते हैं कोई भी बीमारी को। जैसे कि हमको पता है कि हमारा जो फिजिकल मेकअप होता है, हमारी हाइट, वेट, कलर ऑफ स्किन, दिखना, नाक, कान, ये सारी बातों को हम जो है वो हम फिजिकल मेकअप बोलते हैं। इस फिजिकल मेकअप के लिए जीनोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे जो जीन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। या मेंटल मेकअप, जनरल मेकअप, इन सारी बातों के लिए जीनोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस जीनोम से हम बनते हैं और वो जीनोम हमारा हमारा फिजिकल मेकअप, मेंटल मेकअप और जनरल मेकअप बनाता है। और जब बंदा बीमार होता है या कोई भी पेशेंट हमारे साथ बहुत सारे लक्षणों के साथ में आता है तब हमको फिजिकल मेकअप, मेंटल मेकअप और जनरल मेकअप, इन बातों को एक साथ कंसीडर करके जब हम प्रिस्क्राइब करेंगे उस प्रिस्क्रिप्शन को हम कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलम बोलते हैं, या तो हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई बोलते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई नहीं देंगे तब तक हम पर्सन को ठीक नहीं कर पाएंगे। सर मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर आगे। ओके। तो फिजिकल मेकअप, मेंटल मेकअप एंड जनरल मेकअप, ये तीनों बातें जब हम एक साथ कनेक्ट करके होलिस्टिक अप्रोच लेंगे तभी हम त्वचा की कोई भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो अभी एक केस डिस्कशन कर लेते हैं। 30 साल का एक पर्सन है जो मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि उसका एक सर पे एक हेयरलेस पैच है, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल रीजन में। सर के पीछे और इस साइड में उसके दो हेयरलेस पैचेस हो गए थे और उस हेयरलेस पैचेस पे खुजली हो रही थी, इचिंग हो रही थी और ये तकरीबन 6 महीने से चल रहा था। उसके साथ में उसको थोड़ा नी जॉइंट पेन था, स्पेशली राइट साइड के घुटने में उसका दर्द था। और जैसे कि मैंने बताया कि ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल इस एरिया में दो हेयरलेस पैच थे जिसको हम टीनिया कैपिटस बोलते हैं। जब फंगस इन्फेक्शन इस एरिया में होता है तो उसको हम टीनिया कैपिटस बोलते हैं। तो वो हेयरलेस पैचेस इस दो रीजन में उसको थे और घुटने में थोड़ा सा दर्द था राइट साइड के। 30 साल का पर्सन है जो कि मेरे ओपीडी में आया हुआ था। उसका केस लेते समय मैंने उस जब उनसे बातचीत किया तब मुझे पता चला कि वो जो 30 साल का पर्सन या पेशेंट था वो एक स्कूल में आर्ट टीचर है और बहुत अच्छे से वो आर्टिस्ट है। वो स्कूल में टीचर
आर्ट का टीचर है, उसके साथ साथ में वो जो अपनी सैंड होती है, सैंड की अलग अलग डिजाइन्स बना के उसके पेंटिंग्स बनाते हैं। साथ साथ में वो बहुत सारे अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ आर्टिकल्स बना के उस आर्टिकल्स को बेचते रहता है। तो वो स्कूल टीचर से सैंड सैंड पेंटिंग्स बनाता है, कलर पेंटिंग्स बनाते हैं, बाद में कुछ अलग अलग प्रकार के आर्टिस्टिक आर्टिकल्स जो होते हैं, आर्टिस्टिक आर्टिकल्स होते हैं, वो आर्टिस्टिक आर्टिकल्स या चीजों को बनाता है। बाद में मुझे, और मैंने जब उनसे ठीक से बात किया पेशेंट से, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके पिताजी जो होते हैं उनकी और वो पेशेंट की ठीक से जमती नहीं है। उसके पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत डोमिनेटिंग है। वो पेशेंट के जो पिताजी है वो सिर्फ अपने ये इस पेशेंट से ही नहीं बल्कि फैमिली के सारे लोगों के साथ में बहुत स्ट्रिक्ट और डोमिनेटिंग है। मतलब उनके मम्मी के साथ में भी और उनके सिस्टर के साथ में भी, पेशेंट के सिस्टर के साथ में भी। तो वो जो पिताजी है वो काफी सख्त है, काफी डोमिनेटिंग है, काफी स्ट्रिक्ट है। और हमेशा अ, उनकी माताजी या बहन, तो उनके तो झगड़े नहीं होते इतने, लेकिन हमारा जो पेशेंट है वो पेशेंट के और उसके पिताजी के हमेशा हर छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते रहते हैं। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि पिताजी ने बहुत जल्दी उनका किसी कारण से जॉब छूट गया या छोड़ दिया, कुछ ऐसे बताया हुआ था। और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पेशेंट पे आ गई और पेशेंट ने बहुत जल्दी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये एक आर्ट टीचर है, पिताजी ने उनका जॉब छोड़ दिया है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये अपना जो पेशेंट है उस पेशेंट पे आ गई है। तो अब पेशेंट महज एक 30 साल का है, फिर भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने बहुत जल्दी ले ली है, अपने पे पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। तो ये सब करते समय उसको सारी जो भी फैमिली की ज़रूरतें होती है वो ज़रूरतें पूरे करने के लिए वो कोशिश करता है। और अब फिलहाल की कंडीशन ये थी उसके, जब मेरे पास वो पेशेंट आए तब उनके फैमिली में कमाने वाला सिर्फ वो अकेला बंदा था। बाकी पिताजी भी जॉब छोड़ चुके थे, माताजी हाउसवाइफ थी और शायद सिस्टर पढ़ रही थी। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना जो पेशेंट था उस पे आ गई थी। और इन सारे कारण की वजह से वो तो कुछ ना कुछ जद्दोजहद करके किसी भी तरह से स्कूल के पेमेंट में और जो भी आर्टिस्टिकली वो जो आर्टिकल्स बनाते थे उनसे जो भी पैसा मिलता था उन पैसों से वो कोशिश करते थे उनकी फैमिली को रन करने के लिए। लेकिन ये सब करते समय उनको काफी सारी एंजाइटी होती थी, काफी सारे टेंशन्स क्रिएट हो जाते थे। और जैसे कि मैंने बताया कि पिताजी माताजी भले ही उनसे झगड़े ना करें, लेकिन पिताजी हमेशा माताजी से झगड़े करते रहते थे और इन दोनों के बीच में भी, फादर एंड पेशेंट के बीच में भी अनबन हमेशा चलते रहते थे। ये सारी बातें मैंने उनसे हिस्ट्री में ली। और बहुत बार क्या होता था कि पेशेंट के सामने ही माताजी और पिताजी के काफी झगड़े होते थे, मारा पीटी भी हो जाती थी। ये सारी बातें पेशेंट को सहन नहीं होती थी, वो सहन नहीं कर पाता था। तो ये सारी बातें चल रही थी। इन सारी इशू की वजह से पेशेंट को बहुत कुछ आगे करना था, बहुत कुछ सीखना था, लेकिन वो अपने जीवन में पिताजी की वजह से, माताजी की झगड़ों की वजह से, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, पैसे कमाने की जद्दोजहद की वजह से, जो भी उनको आगे करियर करना था उनके आर्ट के क्षेत्र में, आर्ट के फील्ड में जहां वो बहुत अच्छे थे, जैसे कि ड्राइंग में, सैंड आर्टिकल्स में, इन सारी चीजों में वो जो करियर अपना आगे करना चाहते थे वो करियर वो उतना कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि उस पेशेंट को अपने फील्ड में आगे जाना था, बहुत नाम कमाना था। और बार बार मुझे बता रहा था कि डॉक्टर देखिए कि ये मैंने सैंड का डिजाइन बनाया हुआ है, मैंने ये पिक्चर बनाया हुआ है, मैंने ये पेंसिल आर्ट बनाया हुआ है और मुझे इसमें करियर करना है, लेकिन मैं करियर कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा सारा कंसंट्रेशन, मेरा सारा ध्यान जो है वो घर की फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है और मेरा सारा ध्यान जो है मुझे पैसे कमाने में है, मैं और कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। ये सारी बातें मुझे वो बार बार बता रहे थे। और जैसे कि मैंने बताया कि मुझे पेशेंट ने जब मेरे क्लिनिक में आया, पेशेंट ओपीडी में आया, तब वो साथ में पेंटिंग्स भी लेकर आए थे। तो वो मुझे पेंटिंग बता रहे थे, कुछ आर्टिकल्स लाए हुए थे, बनाए हुए डिजाइन्स लाए हुए थे। वो मुझे बार बार बता रहे थे और बोल रहे थे कि मैं इसमें करियर करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन ये हो नहीं रहा है। तो और वो
ये भी बता रहा था मुझे कि मैं कुछ इस तरह के जब पेंटिंग्स बनाता हूँ, सैंड के पेंटिंग्स बनाता हूँ, कुछ आर्टिफैक्ट्स बनाता हूँ, आर्टिकल्स बनाता हूँ, तो वो बहुत लोगों को बहुत पसंद आते हैं और लोग मुझसे खरीदी भी करना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, लेकिन मैं क्या करूँ कि मैं मेरे मुझे पास समय नहीं है, तो मैं बना नहीं पाता और मैं बेच नहीं पाता हूँ। और ये सब सारी हिस्ट्री जब मुझे वो पेशेंट दे रहा था, तो उसके जेस्चर्स जो थे वो बहुत हम्बल थी, बहुत हम्बल जेस्चर्स थे उसके। लाइक जैसे होता है ना कि कोई एकदम मॉडेस्ट और एकदम जेंटलमैन की तरह होता है, वो जेंटलमैन की तरह मुझे वो सारी बातें, अपनी सारी हिस्ट्री बता रहा था। जैसे कि मैंने बताया कि किस तरह से उसकी और पिताजी की नहीं बनती है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी, जल्दी ही उसको जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ा, अब टीचर बन के वो पैसे कमा रहा है, पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ली है। लेकिन ये सब करते समय उसको उसको जो उसके करियर में करना था, जो कि उसका आर्टिस्टिक नेचर है, उस आर्ट में उसको आगे जाना था, वो नहीं कर पा रहा था। ये सारी बातें उन्होंने मुझे सही ढंग से बताई जब मैंने उनकी अच्छे से हिस्ट्री ली। तो बार बार वो अपने करियर के बारे में बोले जा रहा था कि मुझे इसमें करियर करना है, बट आई कैन नॉट डू डॉक्टर, मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ। और वो ये भी बता रहा था कि मुझे मेरे करियर में एक मुझे हाइट पर जाना है, मुझे एक्सेलेंस मिलाना है, लेकिन मेरे इस फैमिली इश्यूज की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे करियर में मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि आर्ट टीचर की सैलरी कितनी होती है, उस सैलरी में मैं किस तरह से घर चलाऊंगा, और अगर मैं वो नहीं करूंगा तो फिर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे, डॉक्टर साहब, मैं कैसे ये करूँ। ये सारी बातें ही वॉज टेलिंग मी। हालांकि वो मुझे सारे हम्बल वे में, जेंटलमैन की वे में, एक सोफिस्टिकेटेड वे में मुझे वो 30 साल का ये पेशेंट बता रहा था। तो ये उसका पूरा माइंड हिस्ट्री था जो कि मैंने लिया। फिर कुछ फिजिकल्स मैंने उनको पूछा, तो उसमें उनकी एपेटाइट जो थी वो अच्छी थी। पानी की प्यास के बारे में मैंने पूछा, तो उनको प्यास कम लगती थी, थर्स्टलेस पेशेंट है। क्रेविंग के बारे में कुछ स्पेसिफिक उन्होंने बताया नहीं। यूरिन नॉर्मल था, स्टूल नॉर्मल था, पर्सपिरेशन नॉर्मल था, स्लीप नॉर्मल थी। थर्मल के बारे में मैंने ऑलरेडी शायद नहीं बताया। ओके, थर्मल थर्स के बारे में बताया, थर्स्टलेस पेशेंट है। थर्मल टॉलरेट कोल्ड बट कैन नॉट टॉलरेट हीट, इसीलिए वो हॉट पेशेंट है। इस तरह से मैंने उनका फिजिकल भी पूछ लिया, फिजिकल भी ले लिया। तो इस तरह से अब मेरे पास फिजिकल मेकअप, मेंटल मेकअप और जनरल मेकअप तीनों भी मिल गए थे। फंगल इन्फेक्शन, देन माइंड सेटअप मैंने आपको बता चुका हूँ, और फिजिकल जनरल्स जो है वो भी मैंने आपके साथ में डिस्कशन कर लिया है। तो इस तरह से फिजिकल मेकअप, मेंटल मेकअप एंड जनरल मेकअप, इन तीनों बातों को मैंने अच्छे से अपनी हिस्ट्री में ले लिया। एवरीवन इज विथ मी? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर, यस सर। ओके, विथ मी। ठीक है। तो अब क्या होता है कि सबसे पहले डायग्नोसिस जरूरी क्यों होता है होम्योपैथी में? हम बोलते हैं डायग्नोसिस बहुत सारे, काफी सारे लोग नहीं करते, बट ऐसे नहीं है, डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्नोसिस जब हम करते हैं, तो हमारा डिसीज का आगे क्या होगा, जो भी बीमारी है, जो भी रोग है, वो आगे किस तरह से जाएगा, उसको उसको प्रेडिक्ट करने की हमारी एबिलिटी बढ़ती है जब हम उसको डायग्नोसिस करते हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर सर्दी होती है, सर्दी खांसी होती है, तो उसको हमने फेरेंजाइटिस, लैरेंजाइटिस ऐसा डायग्नोसिस किया, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये 2 दिन में, 3 दिन में, 8 दिन में या 10 दिन में अच्छा होगा। तो इसीलिए डायग्नोसिस बहुत जरूरी होता है, ताकि हमारी प्रेडिक्टिव एबिलिटी बढ़े। हमारी जो भी, हम डिसीज का आगे क्या होने वाला है प्रेडिक्शन करने के लिए, हमको उस डिसीज के बारे में जानना जरूरी होता है। और साथ में ही उसकी ट्रीटमेंट, लाइकली कौन सी ट्रीटमेंट हो सकती है। जैसे कि अगर डायबिटीज है, तो लाइकली ट्रीटमेंट हमारी क्या होगी, अगर थायराइड का प्रॉब्लम है तो लाइकली ट्रीटमेंट क्या होगी। इन सारी बातों के लिए, होम्योपैथ्स के लिए डायग्नोसिस जानना बहुत जरूरी है, ताकि हमारी प्रेडिक्टिव एबिलिटी बढ़े, ताकि हम हमारी ट्रीटमेंट को अच्छे से प्लान कर सके। इसीलिए मैंने भी इस केस में सिम्टम्स को देखकर, और जो भी मुझे पैचेस दिखे उन सबको उस प्रेजेंटेशन के हिसाब से, जो कि स्मॉल एरियाज ऑफ स्केलिंग थे, सर्कुलर फेयरी रिंग्स थे, और पैच ऑफ एलोपेशिया था, इन टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल एरिया में, इन सबको देखकर मैंने उनको टीनिया ये डायग्नोसिस किया। तो हमारी केस जो है, जैसे कि 6 महीने से ये केस चल रही थी, और शायद उसके पहले भी पेशेंट ने कुछ एलोपैथिक मेडिसिन लिए हुए थे, लेकिन उसको कुछ भी फर्क नहीं हुआ था।
और वो अच्छे नहीं लग रहे थे। 30 साल के एक नौजवान को यहाँ पैचेस आए हुए हैं, वो हिसाब से वो मेरे पास आया हुआ था। तो इन सब के बारे में सोचकर ये केस एक स्लो डेवलपिंग साइकोटिक मायाजम की है, एज पर एज फिजिकल एंड मेंटल प्रेजेंटेशन कंसर्न। और जैसे कि मैंने बताया कि प्रेजेंटेशन के हिसाब से इस केस का डायग्नोसिस टीनिया कैपिटस है। तो इसीलिए मैंने इस केस में स्लो साइकोटिक मायाजम केस है ये सोचकर मैंने साइकोटिक सिम्टम्स को ड्रैग किया और कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलम निकालने की कोशिश की। और इसीलिए मैंने रिपर्टाइजेशन के लिए कुछ सिम्टम्स लिए जो आपके सामने है, जो सारे मेंटल एंड फिजिकल मेकअप के बारे में सोच के, स्पेशली ऑन द मेंटल मेकअप, क्योंकि मैं माइंड मेथड पे ज्यादा प्रैक्टिस करता हूँ। तो एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन बाय फादर ऑफ कोर्स, वो मैंने एक सिम्टम लिया। बार बार वो करियर के बारे में बोल रहा था, इसलिए मैंने एम्बिशियस ये एक सिम्टम्स लिया। उसने मुझे बताया कि, हालांकि इतना आसानी से नहीं बताया मुझे, मैंने उससे इंटरोगेशन किया तब उन्होंने मुझे ये बताया कि किस तरह से उनको करियर में आगे जाना है, इसलिए मैंने एम्बिशियस ये दूसरा सिम्टम लिया। फिर तीसरा मैंने एंजाइटी फैमिली अबाउट हीज लिया। बोस्टर ये एक सिम्टम मैंने लिया क्योंकि बार बार वो मुझे उनके पेंटिंग्स बता रहे थे, डॉक्टर देखिए पेंटिंग्स कितनी अच्छी है, मैं कितना अच्छा आर्टिस्ट हूँ, ये बोस्टरिंग है। तो मैंने बोस्टर एक सिम्टम ले लिया। उसके बाद में वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो खुद का एक कॉन्फिडेंस हो चुका था, इसलिए मुझे वो बार बार बता रहा था और पूछ रहा था कि मुझे करियर करना है, होगा ना डॉक्टर साहब, ये वो वगैरह। इसलिए वांट्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस लिया मैंने। जैसे कि मैंने बताया बहुत जेंटल वे से मुझसे वो बात कर रहा था, इसलिए मैंने माइल्डनेस लिया। और बहुत सारी बातें मुझे बिना बताए ही वो बता रहा था, तो इसलिए मैंने टॉकेटिव ये एक रूब्रिक लिया। ये मेंटल रूब्रिक्स ले लिए मैंने। उसके बाद में मैंने इरप्शन रिंग वॉर्म लिया। फिर मैंने पेशेंट का थर्मल हॉट लिया, एंड ऑफ कोर्स थर्स्टलेसनेस। ये मैंने 10 सिम्टम्स जो है, ये 10 रूब्रिक्स जो है, सिम्टम्स को मैं रूब्रिक में कन्वर्ट किया और रेपर्टाइजेशन के लिए मैंने ये सारे सिम्टम्स लिए। तो एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, एम्बिशियस, एंजाइटी फैमिली अबाउट हिज, बोस्टर, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, माइल्डनेस, टॉकेटिव, इरप्शन रिंगवॉर्म, हॉट पेशेंट एंड थर्स्टलेसनेस। ये सारे सिम्टम्स मैंने उनका फिजिकल जनरल, मेंटल जनरल, ये सोचकर मैंने ये सारे सिम्टम्स लिए। फिर मैंने उनको रेपर्टराइज किया। रेमेडीज फिल्टर करने के, रेपर्टरी फिल्टर लगाने के बाद में मुझे कुछ रेमेडीज मिले, जैसे कि आपके दिमाग में भी शायद ये आए होंगे, लाइकोपोडियम, कैलकेरिया काप, ऑरम मूर नाइट्रम। ऑरम मूर नाइट्रम बहुत अच्छी दवाई है। ऑरम मूर नाइट्रम स्पेशली, अभी हालांकि मेडिसिन के बारे में डिस्कशन नहीं करना है, बट पॉइंट चल रहा है तो बता दूं मैं, ऑरम मूर नाइट्रम बहुत अच्छी दवाई है। एलिमेंट्स फ्रॉम फादर एब्सेंस, फादर एब्सेंस है, वो मर चुके हैं या तो कभी कभी जिंदा होने के बाद में भी फादर, बच्चों को फादर से प्यार नहीं मिलता है, तब ऑरम और नाइट्रम यूज करते हैं। हालांकि मतलब मैं तो मेरे ओपीडी में इन बातों के लिए यूज करता हूँ। तो एनीवेज रिपर्ट हम यहाँ की बात करेंगे। रेमेडीज आफ्टर रेपर्टियल फिल्टर, लाइकोपोडियम, कैलकेरिया काप, ऑरमूर नाइट्रम, आर्सेनिक अल्बम, सिलिशिया, नाइट्रमूर, सल्फर और पल्सेटिला। ये दवाई आ गई। ये दवाई आने के बाद में मैंने थर्मल और थर्स का फिल्टर लगाया, इन दवाई को थर्मल और थर्स का फिल्टर लगाया, तो मेरे पास 3 दवाई बच गई, लाइको, सल्फर एंड पल्सेटिला। जो कि लाइको को आप देख रहे हो ग्रेडिंग क्या है, 12 में से 7 है। सल्फर 6 से 10 में से 6 है। एंड पल्सेटिला 8 में से 6 है। ये मार्क्स मिले हुए रेपर्टाइजेशन करने के बाद में। रडार ओपस मैंने यूज किया हुआ था सॉफ्टवेयर। तो ये दवाई निकल कर आई, और लाइको, सल्फर, पल्सेटिला, ये 3 दवाई मेरे सामने आई। आपको किसी को कुछ दवाई के बारे में बोलना है? आपके दिमाग में कौन सी दवाई आ रही है? किसी को कुछ बोलना है तो, अदरवाइज हम आगे जाएंगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ रेमेडीज में जो 3 दवाई मिली, लाइको, सल्फर, पल्सेटिला। किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ दवाई दिमाग में आ रही है तो बोल सकते हैं। सर किसी ने मैसेज डाला होगा तो मुझे पढ़कर बताइए, बिकॉज मैं थोड़ा यहाँ, जी सर। दवाई किसी ने अभी डाला तो होगा। अभी तो कोई मैसेज नहीं है। कोई नहीं है, कोई नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो जस्टिफिकेशन ऑफ रेमेडी के लिए जाएंगे हम।
कैलकेरिया नाइट्रम सिलिशिया, ये चिली रेमेडीज है। देखिए मैंने थर्मल और थर्स का भी फिल्टर लगाया हुआ है। हाँ, सल्फर कैलकेरिया बता नाइट्रम सिलिशिया चिली रेमेडीज है। पल्सेटिला इज नॉट एम्बिशियस लाइक लाइको, as well as it's ambithermal, very timid pulsatilla, whereas patient is mild but very firm and taking all the responsibilities of family. तो जो हमारे मेडिसिन आए हुए थे लाइको सल्फर पल्सेटिला, उसमें से मैंने आपको लाइको और पल्सेटिला के बारे में बताया, किस तरह से मैंने उनको रूल आउट किया। सल्फर जो होता है अपने वर्ड में खुद रहता है, क्रिएटिव रहता है, whereas patient concerned with family, it's not, he is not like a sulfur, अपने खुद की दुनिया में रहने वाला, हिपोक्रेटिक उस तरह से नहीं है। ओके, एंड नॉट एज माइल्ड एज लाइको और पल्सिटिला। कॉन्फिडेंस ऑफ सल्फर इज नॉट वीक एज लाइको और पल्सिटिला। So I prescribe lycopodium 200 single dose on the basis of thirst, thermal and ambitious. Thirst, thermal and ambitious, want confidence, elements from domination। इन सिम्टम्स को फिल्टर लगा के मैंने लाइकोपोडियम 200 सिंगल डोज दिया। I prescribe lycopodium 200C, one dose according to repertorization result and comparative study from Matera Medica, which we have discussed right now, जो अभी हमने डिस्कशन किया। तो ये रेपर्टाइजेशन का शीट है, और ये अभी आप देखिए पेशेंट जो था इस तरह से, ये टीनिया के पैचेस थे, आप लोग देख पा रहे हो सर? यस सर, देख पा रहे। हाँ, ये पैच था। जब मेरे पास वो आए ये पैच, फिर उसके बाद में मैंने लाइकोपोडियम दिया, तो आप देख सकते हो ये बैक साइड। और इसी स्लाइड में अगर आप देखते हो, ये फ्रंट साइड थी, वहां भी पैचेस थे हालांकि, ये बैक साइड के पैचेस थे। और ये स्लाइड देखिए आप, यहाँ पूरा कंप्लीट ओके, ये पूरा चला गया है। सो ये टीनिया की केस थी, एक जो केस मैंने आपसे डिस्कशन किया। ये कुछ रेफरेंसेस थे जो मैंने शुरुआत में डिस्कशन किया उस बात के लिए। तो ये इस तरह से एक केस थी। अब हम दूसरी केस की तरफ जाएंगे। ठीक है सर, निशांत सर, इज यस इट सर। ओके निशांत सर? यस सर, ओके। दूसरी केस नेक्स्ट। में जाते हैं हम। सर पीपीटी दिख रही है निशांत सर? जी जी, दिख रही है सर। दिख रही है। तो अभी हम दूसरी केस ले लेते हैं। एक 26 साल का बंदा है, पर्सन है, जिसकी अपनी जॉइंट फैमिली है। एक मिनट, थोड़ा स्लाइड शेयर होती है क्या, देखते हैं। तो 26 साल का ये बंदा है जो जॉइंट फैमिली में रहता है। और ये काफी पैम्पर्ड लड़का है, काफी पैम्पर्ड किया हुआ है, स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स से। उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स है, दादा दादी, उन्होंने उसको काफी लाड प्यार से बड़ा बड़ा किया, इसलिए मैंने यहाँ लाडला वर्ड यूज किया हुआ है। और ये जो 26 साल का बंदा है, युवक है, वो अपने दादा दादी से काफी अटैच्ड है। और ये मेरे पास आया तो मुझे उसने इंफॉर्मेशन दी कि वो उसके कुछ रिलेटिव्स हैं, वो लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, लोकल पॉलिटिशियन है। और ये जो पेशेंट है अपना, वो उन्होंने मुझे बताया कि वो फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, खेती करने वाले हैं। और उनके जो बहुत सारे रिलेटिव्स हैं वो पॉलिटिक्स में है। और खेती में कुछ अच्छे काम करने के लिए हमेशा जो पेशेंट है वो कोशिश करते रहता है। और खेती में काफ़ी उसको इंटरेस्ट है, हालांकि वो पढ़ा लिखा हुआ है, तो उसको खेती में काफ़ी इंटरेस्ट है। और उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर, मुझे जल्दी से जल्दी मेरी बीमारी से निजात मिलाना है, मुझे जल्दी से आप ठीक कीजिए। तो मैंने बताया कि आपको क्या तकलीफ है, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको स्किन इरप्शन है। तो उनको स्किन पे इरप्शंस थे, और उस स्किन की इरप्शन की वजह से वो खेती में ज़्यादा काम नहीं कर पाते थे।
क्योंकि अगर जिस दिन वो खेती में जाता तो पसीने की वजह, धूप की वजह से पसीना आके जो भी स्किन के इरप्शंस थे, उस इरप्शंस को उसको इचिंग होती थी और तकलीफ होती थी, और बहुत देर तक वो धूप में काम नहीं कर पाता था। और जब वो काम नहीं करेगा तो खेती में किस तरह से जो भी उसको करना है, वो खेती जो भी करना है, जो कि वो अच्छी ढंग से देखना चाहता है, वो देख नहीं पा रहा था। तो वो उसको डिस्टरबेंसेस था उस बात का। तो कभी कभी वो अपनी इस बीमारी को लेकर चिड़चिड़ाहट हो रही थी, उसकी चिड़चिड़ापन बढ़ गया था, क्योंकि वो इस इरप्शन की वजह से खेती में काम नहीं कर पा रहा था। ये सब सिम्टम्स जब मुझे वो बता रहा था, तब मुझे वो कंप्लेंट्स बताते समय वो हल्के से हंस भी रहा था। जब मैं उसको बोला, बताइए आपको क्या तकलीफ है, तो वो हल्के से मुस्कुरा रहा था। और उसके जेस्चर्स कैसे थे कि कोई एक शाय बॉय जो होता है, शर्मीला लड़का जो होता है, उस तरह से वो हंस के मुझे वो बता रहा था उसकी हिस्ट्री बताते समय। फिर वो मुझे बता रहा था कि किस तरह से वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में अटैच है। उसके पेरेंट्स जो है वो बूढ़े हो चुके हैं, वो काम कर रहा है, और उसके सिस्टर की शादी के वक्त उसने कुछ लोन लिया था, और वो लोन को रीपे करने के लिए उसको खेती में काम करना ही पड़ेगा। खेती में जब वो काम करेगा, अनाज निकलेगा, तो ही वो अच्छे से जो लोन है वो रीपे कर पाएगा, अदरवाइज वो लोन रीपे नहीं कर पाएगा। उसको वो भी एक कंसर्न था। और काफी सारी इचिंग थी उसको। तो वो मुझे बता रहा था कि ये इचिंग या इरप्शंस जो है वो कितने दिनों में जाएंगे, कब जाएंगे, जल्दी जाएंगे क्या, इस तरह से मुझसे वो कम्युनिकेट कर रहा था। तो ये पूरा माइंड एंड लाइफ स्पेस था पेशेंट का, जो मैंने आपके सामने अभी रखा। फिजिकल्स मैंने उनके लिए, एपिटाइट अच्छी थी, थर्स्टलेस था, क्रेविंग नॉट नथिंग स्पेसिफिक, यूरिन नॉर्मल, स्टूल स्टूल सम कभी कभी थोड़ा कॉन्स्टिपेशन हो जाता था, परस्पिरेशन नथिंग स्पेशल, नॉर्मल, स्लीप ऑन बैक एंड साउंड स्लीप। नॉर्मली मैं थोड़ा स्लीप का पोजीशन भी पूछ लेता हूँ जब मुझे मेडिसिन को डिफरेंशिएट करना होता है तब, क्योंकि हर बंदे का स्लीप का पोजीशन जो होता है वो अलग अलग होता है। कोई कंफर्टेबल राइट साइड पोजीशन में होता है, कोई लेफ्ट में होता है, कोई बैक पे होता है, कोई एब्डोमेन पे होता है। इसलिए मैं यूजुअली वो पूछ लेता हूँ। तो ये मुझे फिजिकल, जैसे कि हमने बात की कि फिजिकल, मेंटल एंड जनरल तीनों मेकअप हमको लेना है, या तो यहाँ फिजिकल, मेंटल एंड जनरल मेकअप तीनों बातें यहाँ आ गई होलिस्टिक अप्रोच के लिए, कंस्टिट्यूशनल मेडिसिन के लिए। पास हिस्ट्री नथिंग स्पेसिफिक, नो एनी स्पेसिफिक। फैमिली हिस्ट्री, फादर एंड सिबलिंग्स को भी कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जो कि कुछ स्पेसिफाई की जाए। जो भी स्किन के इरप्शंस थे, मैंने पूछा कि ऐसे स्किन के इरप्शंस आपकी फैमिली में किसी को थे क्या, तो वो भी कुछ स्पेसिफिक नहीं था, उन्होंने मुझे जो भी बताया। तो मैंने रूब्रिक्स ले लिए फिर हेपेटाइजेशन के लिए, जैसे मैंने पहले केस में लिया था। माइंड एलिमेंट्स फ्रॉम एम्ब्रासमेंट। मैंने एम्ब्रासमेंट क्यों लिया, क्योंकि जब वो अपने सिम्टम्स बता रहे थे पेशेंट, तब वो हल्के से हंस रहा था। और वो एक जो टिपिकल एम्ब्रासमेंट होती है ना, सिम्टम्स बताते समय कोई शर्म महसूस करते हैं थोड़ी बहुत, तो वो उस सिम्टम्स को मैंने एलिमेंट्स फ्रॉम एम्ब्रासमेंट लिया। और जिस तरह से पेशेंट ने एंट्री किया था मेरे क्लिनिक के अंदर, जिस तरह से पेशेंट ने एंट्री किया था क्लिनिक के अंदर, तो उसका जो वॉक था वो एक टिपिकल इफिमिनेट मैनर में था। जैसे कि जो कि एक मेल को जिस तरह से चलते हुए आना चाहिए, उस तरह से मुझे नहीं लगा वो। इसीलिए मैंने इफिमिनेट ये एक रूब्रिक लिया। फिर जैसे कि कंटिन्यूअसली वो उसके फार्म फार्म के बारे में, खेती के बारे में बता रहा था, खेती में ये अनाज लगाना है, वो करना है, खेती के बारे में वो कंटिन्यूअसली मुझे बोले जा रहा था। तो मैंने टॉकिंग बिजनेस ऑफ लिया। नॉर्मली इस बंदे के लिए खेती ये उसका बिजनेस है, जैसे कि मैं टीचिंग फील्ड में हूँ तो टीचिंग ये मेरा बिजनेस है, इसलिए मैंने वो उसके बारे में बोल रहा था, इसलिए टॉकिंग बिजनेस ऑफ मैंने ये सिम्टम लिया। साथ में मैंने इरिटेबिलिटी हीट ड्यूरिंग लिया, क्योंकि वाइल कंप्लेंट्स ही बिकम इरिटेबल। तो सिर्फ फीवर के वक्त ही इरिटेबल होता है, इससे ये रुब्रिक, माइंड रुब्रिक कनेक्टेड नहीं है। जब भी हम कोई परेशानी में होते हैं तब इरिटेबल होते हैं, तब भी हम इरिटेबिलिटी हीट ड्यूरिंग लेते हैं। ओके। तो
एज वेल एज मैंने उसको एक्यूट में जब फीवर आता है तब क्या चेंज होता है स्वभाव में, नेचर में, ये भी पूछा। तब भी उन्होंने बताया कि फीवर आने के बाद में मैं इरिटेबल होता हूँ। तो दोनों को कंसिडर करके मैंने इरिटेबिलिटी हिट ड्यूरिंग ये सिम्टम्स लिया, स्लीप पोजिशन ऑन बैक, एंड ऑफ कोर्स मैंने ये केस सोरियासिस की थी, इसलिए मैंने सोरियासिस ये भी एक रूब्रिक ले लिया। तो एलिमेंट्स फ्रॉम एम्ब्रासमेंट, effeminate, talking business of, irritability heat during, sleep position on back, एंड स्किन सोरियासिस, ये सिम्टम्स मैंने ले लिया। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, मैसेज डाल सकते हो, निशान सर मेरे लिए वो पढ़ेंगे। आपके दिमाग में कोई दवाई आ रही है तो आप वो दवाई या मेडिसिन का नाम भी बोल सकते हो या मैसेज कर सकते हो। अभी भी यहाँ कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, अदरवाइज हम आगे जाएंगे। सर आगे जाना है निशान सर? जी सर। चलो। मैं पूछ रहे कि स्लीप बैक ऑन क्यों किया सर? स्लीप बैक ऑन क्यों लिया? मैंने बोला ना कि बहुत बार डिफरेंशिएट करने के लिए मैं स्लीप पोजीशन ले लेता हूँ, क्योंकि कुछ लोग कंफर्टेबल होते हैं सोते समय बैक पर, कुछ लोग होते हैं एब्डोमेन पे, कुछ लोग होते हैं राइट पोजीशन में, कुछ लोग होते हैं लेफ्ट पोजीशन में। हम ये स्पेशली जहाँ से मैं सीखा हूँ नासिक में नामोली सर से, हम लोग ये मानते हैं कि हर एक का अपना रात को सोते समय एक तरीका होता है जिससे हम कंफर्टेबल फील होते हैं। तो बहुत बार रेमेडी को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं स्लीप का पोजीशन पूछ लेता हूँ, जो कि मैंने इस पेशेंट में भी पूछा और उन्होंने मुझे बताया कि स्लीप पोजीशन ऑन बैक। तो इसलिए मैंने वो ले लिया डिफरेंशिएट करने के लिए। रेमेडीज रेपर्टियल फिल्टर करने के बाद में तीन रेमेडीज आए, पल्सेटिला, सल्फर, फॉस्फरस। सर कोई मेडिसिन का नाम बता रहा है तो मुझे मैसेज में बताइए, हाँ। जी सर। पल्सेटिला, सल्फर एंड फॉस्फोरस, ये रिपर्टराइजेशन करने के बाद में मुझे मिले हो, प्रलर ओपस से सॉफ्टवेयर से फिर करने के बाद में, पल्सेटिला, सल्फर, फॉस्फोरस। किसी का रेमेडी किसी ने बोला है सर? नहीं सर। ओके। तो पल्सेटिला, सल्फर एंड फॉस्फोरस, ये तीन रेमेडीज मुझे मिले आफ्टर रेपर्टरी फिल्टर। तो disposition and mental state are chief guiding symptoms for this case। ये केस के लिए उसका डिस्पोजिशन और मेंटल स्टेट ये मैंने कंसिडर किया, और ये कंसिडर करके मैंने पल्सेटिला 200 सिंगल डोज प्रिस्क्राइब किया अकॉर्डिंग टू रेपर्टाइजेशन रिजल्ट एंड कंपैरेटिव स्टडी, जो कि तीन दवाई आई हुई थी, पल्सेटिला, सल्फर एंड फॉस्फरस। ठीक है। तो अगेन सल्फर जो होता है वो अपनी दुनिया में रहने वाला होता है, ये बंदा ऐसे नहीं है। और फॉस्फरस एक शार्पनेस होता है, वो ऐसे भी नहीं था। पल्सेटिला मैंने शुरुआत में आपको आपने देखा होगा तो मैंने ब्रैकेट में कहा था लाडला। तो ये पल्सेटिला जो होते हैं ना काफी लाडले होते हैं अपने घर में। ये कोई पल्सेटिला छोटा बच्चा रहेगा तो वो क्लिनिक में जब आएगा तो अपने पेरेंट्स के लैप में बैठ जाएगा, उनके साथ में खेलेगा, उनको चिटक जाएगा, ये पल्सेटिला होता है। तो ये बंदा लाडला है अपने ग्रैंड पेरेंट्स का। और ये मेंटल स्टेट, डिस्पोजिशन एंड थर्मल और ये सब सोच के मैंने पल्सेटिला 200 सिंगल डोज दिया। मैंने सिंथेसिस रेपर्टरी थ्रू रडार सॉफ्टवेयर किया था इस केस में, इस केस के लिए। और फिर आप फॉलोअप देख सकते हो, 12 मई को 2023 में मैंने पल्सेटिला 200 का सिंगल डोज दिया। फिर 15 दिन के लिए मैंने उसको एसएल दिया था। तो शुरुआत में इचिंग स्किन थी, इरप्शंस थे, और बाद में जो 15 दिन के बाद में उसकी खुजली जो थी, इचिंग थी, वो कम हो गया। इरप्शंस वैसे की वैसे ही था, इरप्शंस वैसे की वैसे ही था। इरप्शंस का जो एरिया था सोरियाटिक पैचेस का वो कम नहीं हुआ, लेकिन खुजली कम हो गई, इचिंग कम हो गई, तो वो खुश हो गया। फिर मैंने और 27 तारीख को दवाई देने के बाद में वो 11 तारीख को मेरे पास वापस आए, जून में 11 जून को। तब इचिंग कम हो गया और इरप्शंस भी कम हो गया, इसलिए मैंने मेडिसिन चेंज नहीं किया।
अदरवाइज मैं जो रेपर्टल फिल्टर मारने के बाद जो दवाई होती है, मैं उनमें से चेंज करने की कोशिश करता हूँ अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो। लेकिन इस केस में भी फॉर्चुनेटली मुझे रिजल्ट मिला, और फिर मैंने एसएल दिया। 26 जून को, 11 तारीख के बाद में 26 जून को वो बंदा मेरे पास में आया। इचिंग काफी कम हो गई, इरप्शन भी बहुत कुछ कम हो गया। फिर से मैंने काफी दिन हो गए सोचकर, रिपीट नहीं होना ये, इरप्शन से वापस नहीं आना चाहिए, इसके लिए मैंने पल्सरेरा 200 सिंगल डोज दिया। यूजुअली मैं मेरे प्रैक्टिस में हर 2-3 महीने के बाद में जो भी कंस्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है उसको मैं रिपीट करता हूँ, केस जब तक ठीक ढंग से क्योर ना हो जाए। ये मेरा तरीका है, या जिन जिन लोगों से मैंने सीखा है उन्होंने मुझे ये तरीका बताया हुआ है, इसीलिए मैं उस तरीके से करता हूँ। और बहुत बार क्या होता है सोरियासिस में या कोई भी स्किन इश्यूज में, आप लोगों ने देखा होगा, एक डर रहता है डॉक्टर को भी, फिजिशियन को भी, कि वो रिलैप्स होते हैं। स्पेशली सोरियासिस के केसेस जो होते हैं वो रिलैप्स होते हैं। तो मुझे डर था, इसलिए भी मैंने 26 तारीख को भी एक पल्सटीला का सिंगल डोज रिपीट कर दिया था। लेकिन फॉर्चुनेटली कुछ रिलैप्स नहीं हुआ, इचिंग कम हो गई, इरप्शन भी कम हो गया। फिर वो 23 तारीख को बाद में आया, इचिंग कम हो गया, इरप्शंस कम हो गया। और अल्टीमेटली मैंने मई में शुरू किया था ये ट्रीटमेंट इस बंदे को। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सितंबर, तो 6 महीने के अंदर, 6 महीने ये पूरा चला। क्योंकि 6 महीने मैंने इसलिए भी लिया कि बहुत बार, जैसे मैंने बताया, रिलैप्स के चांस होते हैं। तो 6 महीने तक ये बंदा मेरे पास आ रहा था। तो इसमें अल्टीमेटली 1 सितंबर को नो इचिंग, नो इरप्शंस ये हुआ। उसके बाद में भी हालांकि मैंने उनको बुलाया हुआ था, लेकिन शायद ये अच्छा होने की वजह से वो मेरे पास नहीं आया। तो उनके जो रिलेटिव्स थे, जिनकी जिनके रेफर से वो मेरे पास आए हुए थे, तो मैंने उनको बाद में 2-3 महीने के बाद में शायद पूछा भी, 24th के बिगिनिंग में, 2024 के बिगिनिंग में, जो वो उसके रिलेटिव्स मेरे पास आए, तो मैंने पूछा कि आपके वो रिलेटिव जिनको सोरियासिस था वो आ नहीं रहे, क्या प्रॉब्लम हुआ? बिकॉज अगेन मुझे डर था कि रिलैप्स हो गया तो इन्होंने छोड़ तो नहीं दिया, ऐसे मुझे थोड़ा लगा। हालांकि 6 महीने में रिलैप्स कभी भी नहीं हुआ। 2 ही बार मैंने दवाई दिया, 2 या 3 बार दिया होगा शायद इस 4 महीने में, लेकिन 3 बार मैंने दिया होगा उनको। 1 सितंबर के बाद में भी मैंने दिया होगा शायद, तो 3 बार मैंने मैक्सिमम रिपीट किया, रिलैप्स नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने उनको पूछ लिया, तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, अभी तो वो सारे इरेप्शंस चले गए हैं उसके, जो भी उसको सोरियासिस का प्रॉब्लम था वो कम हो गया है, उसको खुजली नहीं, अभी खेती में काम कर रहा है। तो मैं तो खुश हो गया कि इस तरह से सोरियासिस को रिलैप्स नहीं हुआ, और बाय द गॉड ग्रेस मेरी ट्रीटमेंट सही हुई, बिकॉज ऑफ एफोलोजन नंबर 204, 205 एंड एफोलोजन नंबर 12, जहाँ की हमने बात किया कि होलिस्टिक अप्रोच लेना चाहिए, जनरल, फिजिकल एंड मेंटल मेकअप, इन तीनों मेकअप का सोच के एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देनी चाहिए। इसके लिए मैंने वो मेडिसिन दिया, और सोरियासिस का ये केस भी ठीक हो गया। जहाँ की ये जो केस हमने देखी है, इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि डायग्नोसिस कुछ भी रहने दो, इवन पहले केस में भी डायग्नोसिस कुछ भी रहने दो, अगर प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को हमने सिलेक्ट किया तो हम पेशेंट को अच्छा कर सकते हैं। स्किन जो होती है, यो बीमारी को बाहर लाने के लिए बहुत वल्नरेबल पार्ट होता है बीमारी को एक्सप्रेस करने के लिए। इसीलिए ऐसे बोलते हैं कि स्किन इज द मिरर ऑफ माइंड, skin is the mirror of mind. What homeopath need to do is to look into that mirror. होम्योपैथ को क्या करना चाहिए? अगर हम बोल रहे हैं कि त्वचा जो है हमारे मन का आईना है, तो हमारे उस मन के आईने में होम्योपैथ को देखना चाहिए, ताकि हम वो स्किन पे आने वाली बीमारी को दूर कर सके, अंदर से और बाहर से, सिर्फ बाहर से ही नहीं। तो ऑन द बेसिस ऑफ होलिस्टिक अप्रोच, पल्सेटिला से इचिंग कम हो गई, और इरप्शन भी कम हो गया, और फॉर्चुनेटली कुछ रिलैप्स भी नहीं हुआ। सो वी कैन से कि होम्योपैथी सोरियासिस जैसे केसेस में भी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई देते हैं, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन को फॉलो करते हैं, फिजिकल, मेंटल, जनरल मेकअप को कंसीडर करते हैं, तो हम, बीमारी कोई भी रहने दो, सोरियासिस रहने दो, फंगल इन्फेक्शन रहने दो, या कोई भी रहने दो, हम उसको ठीक ढंग से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रेफरेंसेस है। आई एम इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर लियाकत नामोले, जो कि हमारे नासिक में, नासिक इज इन महाराष्ट्र।
ये जो अभी हम ये देखेंगे कि आप देख सकते हो सर, पिक्चर दिख रहा है निशांत सर? यस सर। हाँ, ये सोरियाटिक पैच थे उसको पूरे बॉडी पे, पूरे सोरियासिस, यू कैन से पैच, होल बॉडी इज सोरियासिस, ये थे। तो अभी आप देखिए किस तरह से देवी आप देवी देख जी सकते हो। ये छोटे पिक में देख सकते हो कि यहाँ जो है, या यहाँ भी देख सकते हो सेकेंड पिक में ये काफी कम हो गया है। पेट पे भी आप देख सकते हैं, ये पेट पे, ये पहले था, ये बाद में, ये आप और क्लोजअप देख सकते हो, ये पहले था, ये इस तरह से सोरियासिस जो भी था ये पूरा बॉडी पे था, पल्सिटिला के उस सिंगल डोज से, और पहले केस में लाइको के सिंगल डोज से। सिंगल डोज 1 टाइम 3 डोसेस दिया मैंने पल्सिटिला के, यहाँ 3 या 4 जैसे कि मैंने बताया, और टीना के केस में तो मैंने सिर्फ सिंगल डोज ही दिया था, और वो 8 दिन के अंदर अच्छा हो गया। तो अगर हमारी स्किन हमारी मन का आईना है, तो उस मन के आईने में अगर हम झांकते हैं, देखते हैं, तो हम कोई भी केस को अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत ही अच्छा सेशन था सर आपका। थैंक यू वेरी नाइस। मच निशांत सर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, या तो फिर एक तो आपने जो सेकंड केस बताया था ना, उसका पूछ रहे स्लाइड शेयर करिए। क्या पूछ रहे हैं उसका? कैन यू शो रूब्रिक स्लाइड वंस अगेन। रूब्रिक का स्लाइड चाहिए? और सेकंड क्वेश्चन हमारा, सर व्हाट अबाउट मियास्मेटिक ट्रीटमेंट इन सोरियासिस। व्हाट अबाउट? मियास्मेटिक ट्रीटमेंट इन सोरियासिस। 1 मिनट बताता हूँ। ये रूब्रिक्स मैंने लिए थे, एलिमेंट्स फ्रॉम एम्ब्रासमेंट, इफिमिनेट, talking business of, irritability heat during, sleep position on back and skin psoriasis। तो एम्ब्रास में मैंने बताया मैंने क्यों लिया था, क्योंकि वो बंदा हल्के से हंस रहा था, एक शाई टाइप जो जेस्चर होता है वो जेस्चर पे मैंने ये लिया था। उसका जो वॉकिंग का तरीका था आने का क्लिनिक में, उससे जो कि एक मेल को चलते हुए आना चाहिए वो वैसे नहीं आ रहा था, एक फेमिनाइन टाइप मुझे लगा, इसलिए मैंने ई फेमिनेट ये रूब्रिक लिया। बार बार वो अपनी खेती के बारे में बता रहा था, इसलिए मैंने टॉकिंग बिजनेस लिया। इरिटेबिलिटी हीट ड्यूरिंग लिया। ये केस को मैंने काफी जेस्चर्स और ये बात को समझते हुए लिया था। पहले केस में मैंने काफी सारी मेंटल बातें जो थी, मेंटल सिम्टम्स थे, वो पेशेंट ने खुद बताए हुए थे। इस केस में मैंने उनको जेस्चर्स को ऑब्जर्व किया, क्योंकि 2-3 ही बातें मुझे यहाँ मिली। सोरियासिस था, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स का लाडला था, और खेती में वो काम करना चाहता था, यही बातें मुझे मिली थी। ये सब सोच के मैंने ये लिया, ये सिम्टम्स लिए, ये रूब्रिक लिए थे। दूसरा क्वेश्चन क्या था सर? मैं भूल गया क्वेश्चन, सॉरी। व्हाट अबाउट मियास्मेटिक ट्रीटमेंट इन सोरियासिस। हाँ, मैं कोई भी केस में जो कि हमने सीखा हुआ है कि बायास्मेटिक ब्लॉक निकालना है, ये वो, ये हम नहीं करते हैं। लाइक अगर सोरिक है तो सल्फर देना है, या साइकोटिक है तो थूजा देना है, या कुछ इस तरह से। आई डोंट बिलीव, क्योंकि 204, 205 और 12 इन्होंने स्ट्रिक्टली, जो कि शुरुआत में हमने एफोरिज्म पढ़े उसमें हमने सीखा है कि जनरल फिजिकल एंड मेंटल मेकअप, उसको ध्यान से देखो, होलिस्टिक अप्रोच लो, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दो, उसके अंदर सारी बातें आपके मायाजम, जो रूट कॉज मायाजम है वो भी उसमें कवर हो जाता है। इसलिए मैं तो अलग से मायाजमेटिक मेडिसिन कोई भी नहीं देता हूँ, अभी तक नहीं दिया है। आई एम प्रैक्टिसिंग माइंड मेथड सिंस ऑलमोस्ट 5-6 years, और 2 साल से मैं डॉक्टर लियाकत नामोले से सीख रहा हूँ। तो कभी भी ये मैंने नहीं किया हुआ है, शायद जरूरत नहीं पड़ी। आई डोंट नो, अपनी हर किसी की अपनी अपनी एक सिस्टम होती है, तो शायद मायाजमेटिक ब्लॉक निकालने के सिस्टम से लोग करते भी हो, कि मैं नहीं करता हूँ सर। राम परवेज जी कुछ बोलना चाहते हैं इसके जी ऊपर। सर। जी सर। शाह सर बोलिए। सर माइक अनम्यूट करिए आपका। सर सबसे पहले चलिए आप अपना चलिए स्क्रीन चलिए। शेयरिंग स्टॉप कर। हेलो। हाँ सर बोलिए, नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं थैंक यू कि सर। आप जो है जितने भी मन का बीमारी शरीर पर आईना के तरह देखते हैं, है भी मेन कॉज ऑफ डिजीज
माइंड है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होम्योपैथिक साइंस। और सिर्फ स्किन पर ही नहीं, हर बीमारी का जो है ऑब्जेक्टिव सिम्टम देता है, माइंड का ऑब्जेक्टिव सिम्टम देता है। जी हमारे बहुत सा ऐसे जो है मन में उत्पन्न होता है, उसका बीमारी तन पर आता है। जैसे बहुत सा जो है दम्मा का बीमारी हो, कोई यदि बात का रोग हो, तो यह सब बीमारी भी मन के कारण है। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा गया है कि तुलसीदास जी लिखे हैं कि मेन कॉज ऑफ डिजीज माइंड है। सुनहु तातव मानस रोगा, जिनते दुख पावहि सब लोग। हे भाई, मन का रोग सुनिए, जिससे सब लोग दुख पाते हैं। क्या है मन का रोग? मोह सकल व्याधि कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला। मोही बीमारी का जड़ है, फिर उससे अनेक रोगों की उत्पत्ति होती है। मोह मीन्स लगाव। अब बहुत ज्यादा दूध पी रहा है तो ये भी एक माइंड का डिजायर है। बहुत ज्यादा जो है सिगरेट पी रहा है, पान खा रहा है, वो भी एक मन का डिजायर है, और उससे उत्पन्न वो जड़ ही है, बीमारी का जड़ ही है। आगे लिखते हैं इनविजिबल, बीमारी जो है इनविजिबल होता है, बीमारी का कारण इनविजिबल होता है, रिजल्ट विजिबल होता है। यानी काम बात कप लोभ अपारा, क्रोध पित नित छाती जारा। तीनों भाई करही प्रीति, उपजहि सनिपात दुखदाई। एक्सेस काम करने वाले व्यक्ति को बात का रोग होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव है। ज्यादा लोभी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति को, है ना, लोभी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति को दम्मा का बीमारी, सांस का बीमारी होता है। एंगर, गुस्सा करने वाला व्यक्ति को गैस का बीमारी होता है। यानी तीन इनविजिबल है। देखिए यहाँ पर तीन इनविजिबल है, काम, थैंक यू डॉक्टर लोभ राम प्रवेश। और क्रोध। Actually, हेलो हमारा हेलो time हो- दीपमाला जी, जरा बोलने दीजिए। मेन आईना है, आप लोग को मॉडरेटर लोग ही सिर्फ खाली बोलना चाहते हैं। अरे दूसरे आदमी को ही बोलने दीजिए, तब IFPH आगे बढ़ेगी। मॉडरेटर को खाली बोलने से आगे नहीं बढ़ेगा। मॉडरेटर सब लोग को ज्ञान आदान प्रदान करना है। आप तो डेली बोलते हैं, निशान जी डेली बोलते हैं, साहनी जी डेली बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर आरपी शाह को बोलने नहीं देते। आप लोग टाइम अति कर लेते हैं, आप लोग ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम नहीं बोलना चाहते हैं अब तो जो है, आप जो है बहुत बधाई के पात्र है कि मन का बीमारी शरीर पर आईना के तरह है। यह हम आपका एक्सेप्ट किया, बहुत अच्छा, आप जो है एक्सीलेंट सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक्चुअली हमारा टाइम हिंदी सेशन का खत्म हो रहा है, इसलिए हम आपको बीच में इंटरप्ट किए हैं। थैंक यू सो मच सर, मुकेश सर। थैंक यू सर। डॉक्टर मनोज यस डॉक्टर मनोज सर